हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो ये जो वीडियो हमारी होने वाली है, ये हमारी वीडियो होने वाली है करंट अपडेट्स मॉर्निंग। आज डेट क्या है, 24 फरवरी 2023। तो 24 फरवरी 2023 के करंट अपडेट्स की वीडियो होने वाली है मॉर्निंग की। ओके, तो चलिए पहली वो देखते हैं, पहली न्यूज देखते हैं हम लोग। इंडिया टू सेटअप डिजिटल यूनिवर्सिटीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया है, और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन से मिनिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपके कौन, जो हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, है ना। तो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, क्या नाम है उनका, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि इंडिया जो है डिजिटल यूनिवर्सिटीज खोलेगा, है ना। डिजिटल यूनिवर्सिटीज खोलेगा, किस लिए खोली जा रही है, देखिए ताकि हायर एजुकेशन जो है थोड़ा सस्ता किया जा सके। जो हमारा यूथ है जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ेगा, मतलब हायर एजुकेशन मतलब जो 12th क्लास के बाद जो एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन हो गई है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद जो भी होगी, है ना, तो उसको जो है क्या किया जा सके, उसको सस्ता किया जा सके, उसको सस्ता किया जा सके। इस वजह से ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटीज हैं ये खोली जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनाउंसमेंट की है ना। जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है हमारे यहाँ के, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की। इन्होंने अनाउंसमेंट कहाँ पे की है, इन्होंने अनाउंसमेंट की है एससीओ की वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। एससीओ समझ रहे हो आप, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में, एससीओ के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। मेरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, जो हमारा यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने एससीओ के बारे में बता रखा है। अगर आपको जानना है एससीओ के बारे में, आप वहां पर जाके जान सकते हो। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है, एससीओ की फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। इसकी मीटिंग के दौरान धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे यहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर जो है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज इंडिया में खोली जाएंगी। क्यों खोली जाएंगी, अचीव क्या करना चाहते हैं इसको खोल के, ताकि जो हायर एजुकेशन है उसको सस्ता किया जा सके। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सिटी जो खोली जाएंगी ये स्किल डेवलपमेंट्स के लिए होंगी, है ना, ये स्किल डेवलपमेंट्स के लिए। लेकिन बाकी जो कोर्सेज है वो तो नॉर्मल होंगे, लेकिन साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट जो अलग अलग स्किल्स होती है ना, उनके लिए भी यहाँ पे क्या होगा, उनके लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जो अलग अलग स्किल्स होती है बहुत सारी, उनके लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जाएंगे। अब क्या है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाह रही है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना चाह रही है कि जो यूथ है हमारे यहाँ का, जो हमारे यहाँ का यूथ है, उसको क्या, वो जो है उसको एम्पावर कर सके। एम्पावर का मतलब उसको जो है, उसको एम्पावर कर सके, उसको जो है वो पढ़े अच्छे से, है ना, आगे जाके अपने फ्यूचर में कुछ कर सके। तो यूथ जो है हमारा उसको एम्पावर करना चाहती है, और प्राइसेस भी उसको बहुत ज्यादा पे ना करने पड़े। इसके लिए उसको प्राइसेस भी बहुत ज्यादा पे ना करना पड़े। क्योंकि अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन की बात करें या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, बहुत महंगी हो गई है आज, है ना, बहुत महंगी हो गई है। एजुकेशन लेना आजकल बहुत महंगा काम हो गया है। ठीक है, तो इसी वजह से जो डिजिटल यूनिवर्सिटीज हैं खुली जाएंगी, ताकि आप ऑनलाइन मतलब अपने फोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह से क्या कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपकी जो डिग्री इसमें मिलेगी वो क्या होगी, इतनी वैल्यूएबल होगी जितने नॉर्मल जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो कॉलेजेस आप जाते हो, जितनी उनकी होती हैं, उसी तरह ये जो है डिग्रीज जो है मान्यता इनकी उतनी ही होगी। और इससे क्या होगा, पैसे तो बचेंगे, साथ के साथ अब नई जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फिजिकल यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं मिलती, सब आपको एक ही जगह पे ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी आपको मिल जाएंगी। अब इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा जो यूथ है वो इंपावर होगा। जब हमारा यूथ इंपावर होगा, नई स्किल सीखेगा, नई चीजों के बारे में सीखेगा, तो हमारा जो आत्मनिर्भर, जो सेल्फ रिलायंट, या फिर हिंदी में बोलो तो आत्मनिर्भर का जो गोल है, आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है, इसको भी बूस्ट मिलेगा, है ना। जो हमारे यहाँ पे जो यूथ होगा, इंपावर होगा, जो स्किल्स होंगी उसकी बहुत ज्यादा डेवलप्ड होंगी, तो क्या होगा कि हमारे हमारे जो यूथ है, हम लोग जो है क्या हो पाएंगे, हम लोग सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे। ओके, फिर देखिए एक बात और है, जैसे हमारी जो वो है पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे हमारी पॉपुलेशन आती है। चाइना की पहले नंबर पे आती है। लेकिन क्या हो रहा है चाइना के साथ और हमारे साथ क्या हो रहा है कि देखिए चाइना की जो पॉपुलेशन थी ना, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी, वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन सी होती है, जो पॉपुलेशन आपकी 18-20 साल से शुरू होकर और 59 ईयर तक होती है ना। 59 के बाद 60 आता है, 60 के बाद रिटायरमेंट होने लगती है ना लोगों की। तो इस बीच में जो पॉपुलेशन आपकी आती है उसको बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। इससे पहले पढ़ने वाली उम्र होती है, और ये 59 या फिर 60 के बाद क्या होती है, ओल्ड एज उम्र आ जाती है ना, ओल्ड एज आ जाती है आपकी। तो
ये होती है आपकी वर्किंग पॉपुलेशन। तो चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन आज से काफी साल पहले, जैसे 1990s के आसपास में थी, लेकिन बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वही जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अब सब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना, सब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उनकी उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, तो वो क्या हो गई है, वो ओल्ड एज पॉपुलेशन में कन्वर्ट होती चली जा रही है चाइना के पास। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ह्यूज थी चाइना के पास, उस टाइम पे चाइना ने उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया, अपना उनका देश जो है बहुत अच्छे से डेवलप कर गया। लेकिन अब जो है क्या हो रहा है, अब जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज होती चली जा रही है, और नए लोग क्यों नहीं आए यहाँ पे, मतलब नए लोग जो है वो कम क्यों है, जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, नए लोग कम क्यों है, क्योंकि चाइना ने क्या किया उस समय पे, जब बहुत ज्यादा इनके यहाँ पॉपुलेशन हो रही थी, तो इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई कर दी। वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब कि एक ही बच्चा पैदा करेगा, जो कुछ भी हो कोई भी कपल होगा इनके यहाँ पे, वो एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, उससे ज्यादा पैदा किया तो फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है, ठीक है। हालांकि अब चाइना जो है इस वन चाइल्ड पॉलिसी को 2 चाइल्ड भी कर रहा है, 3 चाइल्ड भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इनके यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब जो नई वर्किंग पॉपुलेशन चाहिए तो उसके लिए चाइना ये कर रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, अब लोग जो है जो ऑलरेडी वो हो गए, कंफर्ट हो गए किसी चीज में एक बच्चे के लिए, क्योंकि देखिए एक बच्चा जब होता है किसी के, तो जो बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज उसको बांटने पड़ते हैं ना, जो रिसोर्सेज उसको बांटने पड़ते हैं, है ना, पेरेंट्स को जो रिसोर्सेज बांटने पड़ते हैं, वो रिसोर्सेज बांटने नहीं पड़ेंगे अगर एक बच्चा होगा, तो एक ही बच्चे को सारी चीजें वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी चीज में आज आप क्या है, ये लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट में आ गए, ये जो इनके यहाँ के पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा कंफर्ट में आ गए। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया से इस चीज के लिए, तो इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इस समय पे पूरी दुनिया में, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, इंडिया में। इंडिया की 72% के आसपास जो पॉपुलेशन है ना, 70 से लेकर 75% के आसपास पॉपुलेशन, इनके बीच में पॉपुलेशन की बात करें, वो इस समय पे क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे पास इतनी ज्यादा है, और इसको हमने एम्पावर कर दिया, इसकी स्किल्स को डेवलप कर दिया, तो सीधा सी बात है हमारा देश भी ऐसी प्रोग्रेस करेगा जैसे चाइना कर गया, है ना, हमारे देश भी ऐसी प्रोग्रेस करेगा। तो यही जो है डिफरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई कानून भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा कल को जो है 8 से 10 साल बाद 15 साल बाद क्या होगा कि पॉपुलेशन गिर जाएगी, है ना, वर्किंग पॉपुलेशन खत्म होती चली जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि हम अगर चाइना से अपने आप को कंपेयर करें, तो हम जो है अभी उस वाली डेवलपमेंटल स्टेज में, हमारे पास बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, कौन सी वाली, जो ग्रोथ कराएगी हमारी कंट्री को, है ना, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, समझ गए आप। तो इसी वजह से जरूरत क्या है, इसी वजह से जरूरत है कि जो भी हमारी यूथ पॉपुलेशन है, जो भी हमारी यूथ पॉपुलेशन है, जो अभी पढ़ रही है, जो 18 साल से छोटी है, 18 साल के आसपास है, जो ग्रेजुएशन कर रही है ना, जो ग्रेजुएशन करेगी, जो हायर एजुकेशन लेगी, उसको क्या है, अफोर्डेबल एजुकेशन मिले, ताकि वो स्किल जो है अच्छे से अच्छे क्या है डेवलप कर पाए, है ना। या तो देख लीजिए किसी वजह से, मान लो पैसे की वजह से वो ना रह जाए पीछे, या फिर इस वजह से ना रह जाए कि वो कोई कोर्स करना चाहता है लेकिन वो उसके आसपास अवेलेबल नहीं है, चाहे वो महिला हो, चाहे मतलब लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, है ना, पीछे ना रह जाए किसी वजह से। इसी वजह से ये जो यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खोली जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, उबर टाटा डील फॉर 25,000 ईवीज। 25,000 ईवीज। ईवीज क्या होती है, देखिए ईवीज होती है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो उबर और टाटा जो कंपनी है, इन दोनों के बीच डील हुई है कितनी, कि टाटा जो है वो उबर को 25,000 ईवीज मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना के देगा, 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना के देगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, यही करंट अपडेट्स की वीडियो में, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल हमारे यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा उसको फोर्स दे रही है ना, बहुत ज्यादा फोर्स दे रही है। हालांकि ग्रोथ हमारे यहाँ अभी भी बहुत स्लो है, ग्रोथ हमारे यहाँ ये जो आपके ईवीज हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इनकी बहुत स्लो है, गवर्नमेंट के इतने सारे वो करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हो रही है धीरे धीरे ग्रोथ। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों कर रही है गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस, देखिए क्रूड ऑयल की वजह से, एक तो क्योंकि हमको बाहर से क्रूड ऑयल मंगाना पड़ता है, वो महंगा पड़ता है, उससे क्या होता है हमारे एक्सपेंसिव बढ़ते हैं हमारे, फिर पॉल्यूशन को भी नुकसान हो रहा है उससे। तो क्या है कि ये जो ईवीज होंगी, देखो अभी हमारे यहाँ पे लिथियम मिला है, अभी हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम मिला है बहुत ह्यूज अमाउंट में हमको, है ना, बहुत ह्यूज अमाउंट में हमको लिथियम मिला है। और लिथियम किस लिए यूज होता है, लिथियम होता है लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए यूज। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, है ना, जो बिजली से चलने वाले वाहन होते हैं, उसमें जो बैटरी लगती है वो होती है आपकी लिथियम आयन बैटरी, है ना। वैसे हमारे यहाँ लिथियम वैसे मिलता नहीं था, हमको कहां तक जाना पड़ता था, अर्जेंटीना जाना पड़ता था, है ना, अर्जेंटीना, चिली, इन देशों में जाना पड़ता था। कहां पे पड़ते हैं ये सब देश पड़ते हैं आपके लेटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। हमको यहां तक जाना पड़ता था, इंडिया इतनी खोज में था लिथियम की, क्योंकि हम इतनी दूर तक पहुंच गए, हमारी कंपनी इतनी दूर तक पहुंच गई। अभी कुछ दिन पहले हमको 2 खान अर्जेंटीना में भी मिली थी,
लिथियम की मैंने आपको सब बताया था न्यू में करंट अपडेट्स की वीडियो में, और अब तो हमको अपने यहीं पे मिल गई है। यहाँ से निकालने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमको बहुत सारे पैसे वैसे देने पड़ते हैं इनकी गवर्नमेंट को, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी देश में जाकर खोदना शुरू कर दोगे, वहां की गवर्नमेंट से बात करनी होगी, उनको कुछ ना कुछ देना होगा, पैसे या कुछ भी इसमें से कट देना पड़ेगा, जो यहाँ पे निकलेगा, जो भी आप कमाओगे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन वही चीज अगर हमारे यहाँ पे हो जाए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हमारे यहाँ पे मिल गया है, क्या मिल गया, लिथियम, इसके लिए हमको किसी को पैसे नहीं देने, इसके लिए हमको किसी को पैसे देने नहीं, अपने देश में तो हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये फायदा हो गया है कि हमको ये लिथियम मिल गया है, और जब लिथियम मिला है तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको रिफाइन करेंगे, इसको प्योर फॉर्म में लेके आएंगे लिथियम की में, तो लिथियम आयन बैटरी बनाने इसकी प्रोसेस जो है हमारे यहाँ और तेज हो जाएगा। पहले हमको इंतजार करना पड़ता था बाहर से मंगाने का लिथियम को, फिर बना रहे हैं हम लिथियम आयन बैटरी। अभी क्या है, हम अपनी यहीं से ये जो हमारे यहाँ है उसको निकालेंगे, रिफाइन करेंगे और लिथियम आयन बैटरी बनाना शुरू कर देंगे। और जब लिथियम आयन बैटरी हम बनाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जब हमारे यहाँ पे खुद बनेगी लिथियम आयन बैटरी, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इनके रेट भी गिर जाएंगे। जब हमारे यहाँ जब खुद कुछ बनाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, सस्ती हो जाती है ना चीज। जब बाहर से मंगाते हैं तो टैक्सेस वगैरह और बहुत सारे उनके यहाँ पे जिस हिसाब से बनी होगी उस हिसाब से क्या है, उसमें पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन वही चीजें अपने देश में बनती है ना, तो उसके प्राइसेस बहुत सस्ते हो जाते हैं। तो ये जो ईवीज है अभी तक जो महंगी मिल रही थी, ईवीज मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये क्या होंगे, धीरे धीरे बहुत सस्ते हो जाएंगे। और जब सस्ते हो जाएंगे तो लोग इनको खरीदना शुरू कर देंगे, लोग इनको खरीदना शुरू कर देंगे। और जब लोग इनको खरीदना शुरू कर देंगे, यही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है ना, कि हम धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। और अब हमको किसी और चीज के ऊपर निर्भर भी नहीं रहना, किसी और देश के ऊपर निर्भर भी नहीं रहना। ओके, तो ये जो डील हुई है किसके ऊपर, उबर और टाटा के ऊपर, ये इनडायरेक्टली क्या होगा, इनडायरेक्टली ये जो ईवीज हैं, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है हमारे यहीं पे तो लगेंगे। उबर जो है जब ये व्हीकल्स बनवा लेगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है 25,000 ये बनवा लेगा टाटा से। क्योंकि देखिए जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे कंपनी है ना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रही है, वो कौन सी है, टाटा है। टाटा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो टाटा ग्रुप के साथ जब उबर ने काम किया, उबर क्या है, उबर आपकी एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, ठीक है। उबर आपकी एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है। वैसे अगर आपने नाम सुना होगा तो उबर जो कैब वगैरह चलती है, ओला की चलती है, उबर की चलती है, उसके लिए सुना होगा, है ना। वो भी काम है उबर का, लेकिन जो रियल काम है इनका वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो जब ये व्हीकल्स बन जाएंगे तो कहां पे चलाएगी उबर, वो जो है हमारे यहाँ पे चलाएगी। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारे यहीं पे यूज होंगे ये सारे व्हीकल, है ना। और जब हमारे यहाँ पे यूज होंगे तो क्या होगा, हमको फायदा होगा। जितने ज्यादा ईवी व्हीकल्स हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे उतने हमको फायदा होगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से इस डील के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुरु कृपा यात्रा विद भारत गौरव ट्रेन्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत गौरव ट्रेन्स ये लॉन्च कर रही है, भारत गौरव ट्रेन्स लॉन्च कर रही है। किस चीज के लिए कर रही है, ये जो है आपकी गुरु कृपा यात्रा। अभी गुरु कृपा यात्रा क्या होगी, क्या करेंगे, ये जो ट्रेन है ना, ये जो आपकी सिखिज्म से रिलेटेड, जो सिखिज्म से रिलेटेड बहुत रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन सब प्लेसेस पे घूमेगी, है ना। जो धार्मिक प्लेसेस हैं सिखिज्म, है ना, जो सिख जो धर्म है उससे रिलेटेड जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन सब प्लेसेस पे ये घूमेगी। ओके, उन सब प्लेसेस पे ये जो ट्रेन है घूमेगी, और जिसको भी यहाँ पे घूमना है उन रिलीजियस प्लेसेस पे वो जाके घूम सकता है, ठीक है, वो जाके यहाँ पे घूम सकता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो ट्रेन है लॉन्च की गई है ना। ये जो ट्रेन है इंडिया अलग अलग चीजों के लिए लॉन्च कर रहा है। कौन सी, भारत गौरव ट्रेन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है, एक स्कीम चल रही है। कौन सी, अपना देश देखो, है ना, अपना देश देखो करके एक स्कीम चल रही है। अपना देश देखो, तो एक स्कीम चल रही है जिसके अंदर क्या, बोले ये स्कीम क्यों चलाई जा रही है, ये स्कीम चलाई जा रही है ताकि हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको बूस्ट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जो टूरिज्म है बढ़ाया जा सके, है ना, उसको बूस्ट किया जा सके। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। ओके, तो अब ये जो स्कीम है किसके लिए, ये वाली जो है पर्टिकुलर ये वाली जो स्कीम है, क्या नाम है, गुरु कृपा यात्रा। ये किसके लिए है, गुरु कृपा यात्रा, ये सिखिज्म के लिए है। जो सिखिज्म की धार्मिक प्लेसेस है ना, उन सब प्लेसेस पे ये जाएगी, ठीक है। अब इस ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरी ट्रेन है ये 11 दिन की जर्नी पे जाएगी, है ना, 11 दिन के लिए चला करेगी। एक बार चलने के बाद 11 दिन के लिए चलेगी, जिसमें 678 पैसेंजर एक बार में बैठ सकते हैं। 678 पैसेंजर, है ना, 678 पैसेंजर एक बार में घूम सकते हैं। और ये 11 दिन तक जो है चलेगी, और 11 दिन तक लगातार जितनी भी धार्मिक प्लेसेस होंगी, है ना, जितनी भी धार्मिक जगहें होंगी, किससे रिलेटेड, सिखिज्म से रिलेटेड, वहां पे लोगों को घुमाएगी, है ना। अब ये जो ट्रेन होगी इसमें हर तरह की सीट होगी, है ना, स्लीपर भी होंगी, सेकंड एसी भी होगी, थर्ड एसी भी होगी। क्यों ऐसा क्यों रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि हर कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन किसी की कैसी भी हो, इकोनॉमिक कंडीशन पैसे से चाहे किसी की कैसी भी हालत हो, तो वो जो है आराम से घूम सके, ठीक है। अगर किसी की ठीक ठाक हालत है तो एसी में भी जा सकता है, थर्ड एसी में, सेकंड एसी में। किसी की हालत बहुत अच्छी नहीं है वो स्लीपर में जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी इस पैसे की वजह से रुक ना पाए, कोई भी पैसे की वजह से पीछे ना रह जाए, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो ट्रेन है इसमें हर तरह की जो है आपकी ये जो फैसिलिटीज है ये
प्रोवाइड की है। हर तरह की जो फैसिलिटीज हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। अब कुछ जगहों की बात कर लें, कुछ जगहों की अगर बात कर लें, धार्मिक प्लेसेस जहां पे जाएगी, इंपॉर्टेंट जो जगह है, अगर ऐसी जगहों की बात कर रहे तो जैसे एक जगह है आपकी सिख धर्म में, ऐसे गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे होते हैं ना अलग अलग, तो जैसे कि आपका गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल को क्या बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल को बोलते हैं हरमिंदर साहिब, हरमिंदर सिंह साहिब बोलते हैं, है ना। इसका जो रियल नाम है गोल्डन टेम्पल का, कहां पे, अमृतसर में, तो यहाँ पे जाएगी ट्रेन, है ना। और भी आसपास बहुत सारी धार्मिक जगह है, अब ऐसे मुझे पता नहीं है कि सिखिज्म की कौन कौन सी धार्मिक जगह है, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूं, तो जैसे कि श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा पंजाब, है ना, विरासत खालसा ये भी पंजाब में है, गुरु श्री पटालपुरी साहिब ये भी आपका कहां पे है, पंजाब में है। और अकल तख्त, ये जो अकल तख्त है, देखिए तख्त, तख्त क्या होता है, देखिए इसमें जो आपका सिख धर्म होता है, तख्त क्या होता है, देखिए तख्त होता है जो सुप्रीम जगह होती है, एक सीट होती है जो सुप्रीम जो भी लीडर होगा वो जिस पर बैठता है, ठीक है। तो ये तख्त जो है, तो ऐसे 5 तख्त हैं इनके पूरे सिख धर्म में, ऐसे पूरे 5 तख्त हैं, इनको पंच तख्त बोलते हैं, है ना, जिनको पंच तख्त बोलते हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जो है अकाल तख्त है, सबसे बड़ा जो है अकाल तख्त है, जिसकी सबसे पहले जिसको बनाया भी गया था और सबसे बड़ा भी यही है ना। ये कहां पे आपका अकाल तख्त जो है, ये जो आपका अकाल तख्त है ना, ये है आपका गोल्डन टेम्पल में, ये है आपका गोल्डन टेम्पल में। देखिए जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था, किसके द्वारा चला गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। जब पंजाब में जो आपका ये है अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, वहां पे भिंडेवाला बैठ गया था जाके, कहां पे, वहां पे बैठ गया था अमृतसर में, तो वहां पे हमारी आर्मी को उतरना पड़ा था ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। और उसके बाद फिर वहां पे हमारी आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में बाकायदा टैंक चलाए थे और उसको पकड़ के बाहर लेके आए थे, बहुत सारे हथियार भी निकले थे वहां से, आतंकवाद फैला रहा था वहां पे। तो क्या था कि ये जो अकाल तख्त है ना, उस समय पे इस अकाल तख्त के जो है थोड़ा सा ये भी डैमेज हो गया था, जो अकाल तख्त वाली बिल्डिंग है ना, थोड़ी सी ये भी डैमेज हो गई थी। इसको डैमेज होने की वजह से ही जो बहुत सारे सिख धर्म के फॉलो करने वाले लोग थे, जो सिखिज्म को फॉलो करते थे, वो लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। इसी की वजह से थोड़े दिन बाद फिर इंदिरा गांधी जी की जो है एसिनेशन भी हो गया था, उनको मार भी दिया गया था। जो उनके गार्ड थे, जो सिख धर्म के लोग थे, वो इसी वजह से बहुत ज्यादा वो हो गए थे परेशान, मतलब क्या बोलते हैं उनको अच्छा नहीं लगा था, उनको बुरा लगा था, क्योंकि जो अकाल तख्त है ये थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था, है ना। जो अकाल तख्त वाली बिल्डिंग है वो थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये जो तख्त होते हैं ना, ये जो तख्त होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा मान्यता होती है, इनकी बहुत ज्यादा मान्यता होती है, कहां पे, सिख धर्म में। और अकाल तख्त तो सबसे बड़ा तख्त है, ठीक है। तो जैसे पूरे 5 तख्त होते हैं, तो मैं बताऊं आपको कौन कौन से 5 तख्त हैं, कौन कौन से 5 तख्त हैं। एक तो हो गया आपका अकाल तख्त, एक तो हो गया अकाल तख्त आपका, दूसरा हो गया आपका पटना साहिब, तीसरा हो गया आपका हुजूर साहिब, चौथा हो गया आपका केशगढ़, और 5वां हो गया आपका दमदमा साहिब। तो ये 5 हैं जो आपकी क्या है, तख्त हैं। ये तख्त पे भी घुमाया करेगी, है ना। ये जो ट्रेन है आपकी कौन सी, ये जो है आपकी भारत गौरव ट्रेन जो है, ये आपकी इन तख्त के आसपास, इन तख्त के पास भी घुमाया करेगी, है ना। बहुत सारी और जो गुरुद्वारे वगैरह रिलीजियस प्लेस है वहां पे भी घुमाया करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, एक इस ट्रेन का नाम याद रखना है, क्या, गौरव, भारत गौरव ट्रेन, ठीक है। ये जो कौन सी यात्रा है, इस यात्रा का नाम याद रखना है गुरु कृपा यात्रा, ठीक है। और क्यों घुमाए, मतलब ये क्या है यात्रा, क्या चीज है, ये सब आपको याद रखना है, मतलब इस यात्रा में क्या क्या किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेटल फर्स्ट यूएस सिटी टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो सेटल है, ये पहली ऐसी क्या बन गया है, पहले ऐसी सिटी बन गया है, मतलब पहला ऐसा शहर बन गया है, कहां का, यूएस का, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर रहा है। अब देखिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आप शब्द सुनते होंगे, है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो शब्द आप सुनते होंगे, तो आपको क्या लगता होगा, भारत में तो होता है, है ना, भारत में तो होता है, जातियों के हिसाब से जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लेकिन यूएसए के उसमें हम कभी नहीं सुनोगे, ठीक है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूएसए में भी जातियां होती हैं, है ना। कभी आपने सुना है कि यूएसए में जातियां होती हैं, क्रिश्चियन धर्म में जातियां होती हैं, लेकिन हाँ हिंदू धर्म में आपने काफी सुना होगा, ठीक है, मुस्लिम धर्म में भी थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन क्रिश्चियनिटी में आपने कभी नहीं सुना होगा। क्रिश्चियनिटी और यूएसए में क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है। लेकिन जो देखिए अगर लॉ की बात करें ना, यूएसए का जो लॉ है उसमें बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, जो कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, उनके जो लॉ है उसमें ये क्यों है आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं मेंशन, क्योंकि वहां पे होता ही नहीं है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में वहां पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है। क्यों, कैसे होने लगा है, क्योंकि बहुत सारी जो इमिग्रेशन है, जो इमिग्रेशन आपका साउथ एशिया से जो इमिग्रेशन गया है, जो लोग वहां पे साउथ एशिया से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे ये बहुत सारी यहाँ की प्रॉब्लम है साउथ एशिया की, वो भी वहां पे बढ़ रही है। जैसे बहुत सारे लोग जो है वहां पे नेपाल के मिल जाएंगे आपको, इंडिया के मिल जाएंगे, पाकिस्तान के मिल जाएंगे, है ना,
और श्रीलंका के मिल जाएंगे, बांग्लादेश के मिल जाएंगे। तो ये सब कंट्री के लोग वहां पे बढ़ रहे हैं, है ना। जब वो वहां पे बढ़ रहे हैं लोग, तो वहां पे ये जो प्रॉब्लम है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है ना। देखिए आप क्या चाहते हो, जो यूएसए का क्या काम है, यूएसए क्या करता है, जो अलग अलग देश है वहां से जो उनके टैलेंट्स है उनको उठाता है, ठीक है, और अपने देश को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन जब आप टैलेंट्स उठाओगे तो उनके साथ उनकी कुछ परेशानी होंगी, वो भी तो आएंगी ना। लेकिन यूएसए ऐसा तो है नहीं कि आप टैलेंट उठा लो और परेशानी कोई आएगी नहीं। तो वही वाली बात है, यूएस इनका फायदा भी उठा रहा है, तो जो इनकी परेशानी है वो भी उसको थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी, है ना, वो भी उसको झेलनी पड़ेगी। तो क्या हुआ था, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे एप्पल हो गई, है ना, जैसे एप्पल हो गई, और भी जो बहुत बड़ी बड़ी जो ये गूगल हो गई, ये जो कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन कंपनीज में कुछ दलित काम करते थे। इन कंट्रीज, इन कंपनीज में कुछ दलित काम करते थे। उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट किया है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारी कंपनी में, है ना, हमारे साथ जो है कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि हम दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस वजह से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसके ऊपर कुछ किया जाए, है ना, इसके ऊपर कुछ किया जाए। तो उसके बाद जब इसका सर्वे हुआ, तो है ना, जब एक तरफ से आ गई, एक तरफ से जब एक बार वो आ गई, रिपोर्ट आ गई, तो धीरे धीरे कर जो है चेक किया गया, तो बहुत ज्यादा मिला है, बहुत ज्यादा मिला है। क्या मिला है कि 70%, 71% जो दलित काम करते हैं ना, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यूएसए में, 71% के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से ये जो है न्यूज में आया है। तो जो सेटल राज्य है, ये जो सेटल राज्य है, ये जो सेटल राज्य नहीं, सॉरी, ये जो सेटल शहर है, ये जो सेटल शहर है, इसने इस पे इसलिए बैन लगा दिया है कि कोई भी कहीं भी अगर पाया गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, है ना, ये बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बैन ऑन ऑल टेरर रिलेटेड न्यूज कवरेज पाकिस्तान गवर्नमेंट। अब देखिए क्या हुआ है, अगर हम बात करें पिछले 2 महीनों में, मतलब जब से साल शुरू हुआ है, जनवरी फरवरी, या फरवरी भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो 24 तारीख पे पहुंचे, अभी तो 4 दिन और बचे हैं फरवरी में। पिछले मतलब ये जो 2 महीने हो गए हैं, इन 2 महीनों में पाकिस्तान में 3 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं ऑलरेडी, 3। पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था, एक है ना, पहले एक पढ़ाया था कि इनका जो वो है आपको मस्जिद है, वहां पे अटैक हुआ था, जो इनका मस्जिद है वहां पे अटैक हुआ था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कहां पे अटैक हुआ है, 2-3 दिन पहले इनका जो कराची में एक पुलिस स्टेशन था, जो कराची में इनका एक पुलिस स्टेशन था, वहां पे अटैक हुआ है, पुलिस स्टेशन पे बाकायदा अटैक किया गया है ना। उससे पहले पेशावर के मॉस्को में मैंने आपको बता दिया, और एक आध जगह और भी छोटे छोटे क्या हुए हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं। ये टेररिस्ट अटैक कर कौन रहा है, ये कर रहा है पाकिस्तान तालिबान, है ना। ये देखिए अफगानिस्तान तालिबान जैसा नहीं है, पाकिस्तान तालिबान अलग है, अफगानिस्तान तालिबान अलग है। जैसे अफगानिस्तान तालिबान क्या करना चाहता है, पूरा जो अफगानिस्तान है उसमें शरिया लॉ क्या है, शरिया लॉ आपका मुस्लिम्स का लॉ है, ठीक है, तो मुस्लिम की जो नियम है उनके हिसाब से चलता है ना। तो उसमें बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी चीजें हैं, है ना, जो शरिया लॉ इसमें उल्टी सीधी तो मैं नहीं कहूंगा, है ना, लेकिन बहुत सारी जो है अच्छी चीजें नहीं है उसमें, ऐसे मैं बोलूंगा। जैसे महिलाओं को बहुत ज्यादा उसमें दबाया जाता है ना, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है कि महिला जो है कभी भी बाहर नहीं निकलेगी बिना बुर्के के या फिर बिना हिजाब के, हमेशा कुछ कोई ना कोई पुरुष उसके साथ होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करके ये जो शरिया लॉ है लागू होता है। देखिए शरिया लॉ से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊं, काफी पुरानी हो गई है, तो 2007-8 के आसपास की बात है। तो सऊदी अरेबिया या यूएई की बात है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ, एक स्कूल में वहां पे आग लग गई, एक स्कूल में वहां पे आग लग गई। तो जो लड़के थे उनको तो निकाल दिया गया, लेकिन लड़कियों को उसमें से नहीं निकाला गया। क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि शरिया लॉ कहता है अगर आपको किसी की महिला को, किसी की बच्ची को कहीं से निकालना है, तो उसका कोई ना कोई गार्जियन होना चाहिए आपके पास। अब जिन बच्चियों के मम्मी पापा वहां पहुंच गए थे, या पापा पहुंच गए, पापा ही, मम्मी से कोई मतलब ही नहीं है, मम्मी तो महिला ही है, पापा या भैया कोई पहुंच गया था, उन लोगों को तो निकाल लिया। बाकी जिनका नहीं पहुंच पाया ना, उनको उन्होंने निकाला ही नहीं, और वो इसी में जल के मर गई। ये क्या था, ये शरिया लॉ का जो बहुत बेकार चीज है, उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो शरिया लॉ है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको लागू करना चाहती है, कहां पे, पाकिस्तान में। जो तालिबान गवर्नमेंट है, वो तालिबान में ऑलरेडी, जो तालिबान गवर्नमेंट बोल रहा हूं, तो तालिबान अफगानिस्तान तालिबान है, जो अफगानिस्तान तालिबान है वो ऑलरेडी अफगानिस्तान में उसको लागू कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि क्रिकेट जो है वो महिला नहीं खेल सकती, कोई मूवी महिला नहीं कर सकती, ठीक है, बिना हिजाब के बुर्के के बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। ये क्या है, ये भी सब शरिया लॉ का वो है ना, ये भी सब शरिया लॉ का वो है। तो यही क्या चाहता है, यही चाहता है आपका पाकिस्तान तालिबान। पाकिस्तान तालिबान क्या बोलता है कि ये सब चीजें, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये सब चीजें नहीं कर सकती, अफगानिस्तान तालिबान शरिया लॉ का अकॉर्डिंग करता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान है, ये इसमें तो होता है सब। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, उसमें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी खेल रही है, मूवीज वगैरह भी बनती है, फिल्म भी बनती है ना, सीरीज भी बनते हैं पाकिस्तान में। तो ये सब काम पाकिस्तान में तो हो रहा है ना, ये सब काम पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस वजह से क्या कहता है आपका ये जो पाकिस्तान तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान कहता है कि पाकिस्तान जो है वो धीरे, जो शरिया लॉ है उससे बहुत दूर हो गया है, और जो मॉडर्न लॉ है उनके ऊपर काम करने लगा है, जो यूरोपियन लॉ है, जो वेस्टर्न लॉ है, उनके ऊपर काम करने लगा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि पूरे पाकिस्तान को कब्जाना है, और यहाँ पे क्या करना है, शरिया लॉ लागू करना है। तो इसी वजह से क्या कर रहा है
कि धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, अटैक्स कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। पिछले 2 महीने में 3 बार अटैक कर चुका है ना। जो बड़े बड़े अटैक है, छोटे छोटे तो करता ही रहता है दूसरे दिन। तो ये जो अटैक्स हो रहे हैं ना, ये जो अटैक्स हो रहे हैं, इसके द्वारा किए जा रहे हैं तालिबान, ये जो पाकिस्तान तालिबान है इसके द्वारा किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। क्योंकि अब देखिए क्या होगा, अब या तो आप ऐसा कर लो जैसे अफगानिस्तान तालिबान ने किया कि इतना बड़ा आपके पास होना चाहिए, इतनी बड़ी आपके पास फौज सी होनी चाहिए, इतने सारे लोग होने चाहिए और फिर इक्विपमेंट्स जो हथियार होते हैं वो होने चाहिए, ताकि आप पूरे देश को कब्जा लो, है ना। देखिए अफगानिस्तान का केस थोड़ा अलग था। अफगानिस्तान का केस इसलिए क्यों अलग था, क्योंकि देखिए वहां से जो वो था यूएसए ने, जिन्होंने उनको पिछले इतने सालों से संभाला हुआ था, वो एक साथ भाग गए वहां से। वो एक साथ उनके सोल्जर्स वहां से भाग गए, और भागे भी ऐसे है कि जो भी उनके इक्विपमेंट्स थे, है ना, यहाँ तक कि जो एयरक्राफ्ट वगैरह हेलीकॉप्टर्स थे ना, उनको भी वहीं छोड़ गए, टैंक्स को भी वहीं छोड़ गए, मिसाइल्स को भी वहीं छोड़ गए और वहां से भाग गए। और तालिबान को वहीं वो सब, जो अफगानिस्तान तालिबान है उसको वो सब मिल गई, और सरकार के लोग भी उनको वहां से भाग गए उनके, है ना। जो सरकार में ऊपर हेड बैठे होते अफगानिस्तान में, वो सब भी भाग गए वहां से, वो सब भी भाग गए वहां से। तो इन्होंने क्या किया, पूरा कब्जा लिया। अफगानिस्तान तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा लिया। लेकिन देखिए पाकिस्तान तालिबान भले ही इकोनॉमिकली, पाकिस्तान जो है भले ही इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई देखिए यूएसए तो कभी यहाँ पे आया नहीं है, जैसे अफगानिस्तान में था ऐसे तो कभी आया नहीं है। तो ये अपने आप को अपने आप ही संभाल रहे हैं, जो इनकी आर्मी है। तो इसको कब्जाना इतना आसान है नहीं, पाकिस्तान को कब्जाना जितना आसान अफगानिस्तान को कब्जाना था। किसके लिए, अफगानिस्तान तालिबान के लिए। जब पहले अफगानिस्तान तालिबान आया था ना, जब 90s के दौरान आया था, उस समय पे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो उस वजह से आ गया था, ठीक है। फिर उसने अत्याचार करने शुरू किए तो लोगों ने उसको अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया। फिर उसके बाद यूएसए आ गया, फिर लोग यूएसए के ऊपर निर्भर हो गए, और फिर यूएसए चला गया तो फिर दोबारा से अफगानिस्तान तालिबान आ गए, जिसके ऊपर निर्भर थे वही छोड़ के चला गया जब लोगों को बीच राह में, है ना। तो फिर उसी तरह अब क्या है कि पाकिस्तान जो है उसमें क्या है, उसमें जो है उनकी आर्मी खुद संभाल रही है, कोई बाहर की आर्मी उनको नहीं संभाल रही है। तो इस वजह से इन लोगों का अपनी आर्मी के ऊपर ये निर्भर है। अब इनकी आर्मी कल को भाग जाए, इनकी वो भाग जाए, क्या बोलते हैं, उनको जो गवर्नमेंट है, तो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक जो है संभाल कौन रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही संभाल रही है। इस वजह से क्या है, इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान तालिबान के लिए पाकिस्तान को कब्जाना। लेकिन ये भी इतने सारे अटैक्स करेगी, वैसे इनके यहाँ गवर्नमेंट जो है चल नहीं पा रही है। जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी वो गिर गई, फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी चल नहीं रही है। इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं ये लोग, है ना, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं। फिर क्या है, 2023 में इलेक्शन भी है। तो ये जो अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं ना पाकिस्तान तालिबान के द्वारा, ये पूरे देश को तो नहीं कब्जा पाएगा, लेकिन इनके यहाँ अंतर्युद्ध शुरू करवा सकता है। अंतर्युद्ध का मतलब जो आपके सिविल वॉर होती है उसको अंतर्युद्ध हिंदी में बोलते हैं। सिविल वॉर मतलब जो आपस में युद्ध कर लेते हैं लोग, है ना। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान के हिस्से हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे पाकिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाएगा पाकिस्तान तालिबान। तो उसी चीज में पाकिस्तान तालिबान लगा हुआ है। पाकिस्तान तालिबान खुद के बोलता है कि हम तो खूब हमले करेंगे, जो तुम पे हो वो कर लो। अब इसका जो है, इसका सॉल्यूशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, ये तो सॉल्यूशन निकाला नहीं गया इनसे कि कैसे भी करके पाकिस्तान तालिबान को खत्म किया जाए। इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला है कि जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, जो न्यूज रिपोर्ट की जाती है टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड, जो न्यूज कवर की जाती है ना, इन न्यूज को ही कवर करवाना बंद कर दो, ठीक है। इन न्यूज को ही कवर करवाना बंद कर दो। तो न्यूज कवर नहीं होगी तो आज जो दूर के लोग होंगे, जो पाकिस्तान में एक शहर में जैसे कराची में हुआ, तो बाकी जो लाहौर वगैरह है ना, इन सबके जो पेशावर वगैरह के जो लोग होंगे, इनको पता नहीं चलेगा अटैक हुआ। जब न्यूज चैनल पे आएगा नहीं, न्यूज चैनल से तो पता चलता है ना। ना न्यूज चैनल कवरेज होनी चाहिए, ना ही आपकी सोशल मीडिया कवरेज होनी चाहिए, है ना। इनको भी नहीं पता चलेगा, और बाहर भी न्यूज फिर जो है, और जो देश है आसपास जैसे भारत या और भी कोई वेस्टर्न मीडिया के लोग जो ये होंगे, वेस्टर्न मीडिया है, ये भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो और लोग भी नहीं जान पाएंगे, आसपास के और कंट्री भी नहीं जान पाएंगे, इनके देश में खुद लोग नहीं जान पाएंगे और बाहर के लोग भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन निकाला है कि जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो होने दो टेररिस्ट अटैक, है ना। ये इनका सॉल्यूशन है। हालांकि सॉल्यूशन तो यही होना था, तो जल्दी से जल्दी ये जो आपके पाकिस्तान तालिबान है इसको खत्म किया जाए, इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, कुछ तो किया जाए इसके साथ। लेकिन वो तो इनसे हो नहीं रहा, उल्टा क्या कर रहे हैं कि न्यूज कवर करना बंद कर दो, ठीक है, दुनिया को पता नहीं चलेगा, बाकी देख लेंगे जो होगा। ये इनका सोचना है। अब देख लीजिए आप, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आ गया है कि इकोनॉमिकली इतना वीक चल रहा है, टेररिस्ट को खत्म नहीं कर पा रहा। वैसे आर्मी इनकी इतनी ताकतवर है, बताते हैं कि इंडिया को हरा के ये पता नहीं क्या गजवाए हिंद करेंगे, ठीक है। चलिए जो भी है, मैंने आपको ये न्यूज बता दी है, जो भी न्यूज से रिलेटेड चीजें थे मैंने आपको बता दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया। उसके बाद जो आज शाम की वीडियो 24 फरवरी की शाम की या फिर कल सुबह की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा जो भी आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षक है, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते हैं ताकि हमारा परिवार बड़े से बड़ा हो जाए, ठीक है। आप भी हमारे परिवार के हिस्सा और सारे लोग हमारे परिवार से जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल आज शाम को। तब तक के लिए धन्यवाद।